And we see the arrival of the Prime Ministerial limousine. The man of the moment, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, being received by Shri Jitendra Singh and other officials. Anticipation inside the auditorium palpable. As the Prime Minister arrives on the dais, we hand you over to the anchor inside. माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कार्मिक राज्य मंत्री जी, आदरणीय मंत्रिमंडल सचिव, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अपर प्रधान सचिव, आदरणीय सचिव कार्मिक, डीडी भारती पर हमें लाइव देख रहे दर्शक, देवियों और सज्जनों, भारत सरकार में पदस्थ 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अंतिम प्रस्तुतिकरण समारोह में आप सबका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि विश्व मंच पर भारत की पुनर्प्रतिष्ठा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है एवं भारत के भविष्य का आधार युवा होंगे। इसी अवधारणा में दृढ़ विश्वास रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत पहल पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सबसे युवा बैच को पहली बार केंद्र सरकार में सहायक सचिवों के रूप में पदस्थ किया गया। क्योंकि इस प्रकार की पहल सिविल सेवा के इतिहास में पहली बार की गई है, हम सब हमसे अपेक्षित कार्य को लेकर यहाँ आने से पूर्व थोड़ा आशंकित थे, परंतु इन 3 महीनों में भारत सरकार की कार्यप्रणाली एवं संरचना के बारे में हमें जो बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह हमें ज़मीनी स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में उपयोगी सिद्ध होगा, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। साथ ही इस अनुभव से हमारे आत्मविश्वास एवं क्षमताओं में वृद्धि हुई है। अब हम अधिक प्रभावी ढंग से बिना किसी संकोच के केंद्र सरकार से संवाद कायम करने और ज़मीनी स्तर से फीडबैक देने में सक्षम महसूस करते हैं। शीघ्र ही हम पर अपने अपने राज्यों एवं जिलों में कार्यकुशल सेवा प्रदान करने एवं जन सामान्य की समस्याओं के निराकरण का दायित्व होगा। इस चुनौतीपूर्ण यात्रा को शुरू करने वाले इन युवा अधिकारियों को प्रेरित और उद्बोधित करने के लिए मैं अब मंत्रिमंडल सचिव श्री प्रदीप कुमार सिन्हा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, जिन्होंने इन 3 महीनों की अवधि में हमारी सेवा की जूनियर्स को मेंटरिंग और ग्रूमिंग करने की परिपाटी के अनुरूप हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कार्मिक राज्य मंत्री जी, अपर प्रधान सचिव, सचिव कार्मिक, भारत सरकार के सचिवगण, उपस्थित अन्य अधिकारीगण एवं 2013 बैच के युवा IAS अधिकारी, सर्वप्रथम हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने समय निकालकर इस सत्र को संबोधित करने पर अपनी सहमति दी। ऐसा प्रयोग पहली बार किया गया है, जब फेज़ 2 प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एवं फील्ड में जाने से पहले IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशासन में अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला है। वास्तव में इसकी प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी से ही मिली थी और वह निरंतर आप लोगों के दिल्ली में प्रवास के दौरान हम लोगों से ये जानकारी लेते रहे हैं कि आपका कामकाज किस प्रकार चल रहा है। वर्ष 2013 बैच के कुल 169 IAS अधिकारियों को 3 माह के लिए भारत सरकार के 56 विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों में सहायक सचिव के रूप में तैनात किया गया। इसमें लगभग 30% महिला अधिकारी हैं और इसी प्रकार लगभग 30% ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें 45 इंजीनियर्स हैं और 25 डॉक्टर्स हैं। ये देश के विभिन्न राज्यों से आए हैं तथा स्वयं में राष्ट्रीय एकीकरण की एक मिसाल है। ये देखते ही बनता है कि कैसे देश के एक कोने से आए अधिकारी
कुछ सालों में देश के दूसरे कोने की भाषा अच्छी तरह से बोलने लगते हैं और देखते ही देखते उसी राज्य के हो जाते हैं। इन अधिकारियों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया था ताकि इस प्रवास का पूरा लाभ उन्हें मिल सके। यथासंभव इन्हें मंत्रालयों के फ्लैगशिप प्रोग्राम से संबद्ध किया गया तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यालयों में भी ले जाया गया, जैसे CAG, CIC, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आदि के कार्यालय शामिल हैं। इन्हें विभिन्न विषयों पर स्पेशल असाइनमेंट्स भी दिए गए थे, जिनमें से कुछ विषय तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इंडिकेट किए थे। इन्होंने इस विषयों का गहन अध्ययन किया है, विभिन्न राज्यों का भ्रमण भी किया तथा अत्यंत परिश्रम से अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिनमें कई नए सुझाव प्राप्त हुए हैं। समय सीमा की वजह से उनमें से कुछ का ही प्रस्तुतिकरण आज आपके समक्ष होगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में आप में से कुछ के मन में ऐसी भावना ज़रूर थी कि शायद ये समय आपके फील्ड में जाने का था। मुझे विश्वास है कि आपने अवश्य अब ये महसूस किया होगा कि जो एक्सपोजर यहाँ मिला है उसका पूरा लाभ आपको फील्ड में मिलेगा। कुछ समय बाद इसे आप और भली भांति समझ पाएंगे। फिर भी यह पहला प्रयोग था और इसमें सुधार की काफ़ी संभावनाएं हो सकती हैं। हम आपके सुझावों का स्वागत करेंगे। इस अवसर पर मैं 2013 बैच के समस्त अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने अत्यंत लगन एवं परिश्रम से अपना योगदान दिया है। समय समय पर आप में से अधिकतर लोग मुझसे भी मिलते रहे हैं अथवा कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज़ की बैठकों में भाग लेते रहे हैं। अगले लगभग 10 वर्ष अब आप फील्ड में काम करेंगे और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से जूझेंगे। फील्ड में जो अनुभव अब आप प्राप्त करेंगे वह पूरे सेवा काल में आपके लिए उपयोगी रहेगा। हम आप सभी को इस नए प्रयोग को सफल बनाने में सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। राज्य सरकारों का भी हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने आपकी 3 माह की केंद्र में इस तैनाती पर अपनी सहमति दी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूँ तथा आप सभी को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं मंत्रिमंडल सचिव महोदय को उनके प्रेरणादायक शब्दों के लिए धन्यवाद देती हूँ और अपने पूरे बैच की ओर से विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हम अपनी गौरवपूर्ण सेवा के आदर्शों एवं परंपराओं के उच्च मानकों पर खरा उतरेंगे तथा अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए अपने पूरे सेवा काल में प्रयासरत रहेंगे। 169 सहायक सचिवों द्वारा विभिन्न कार्यालयों में फाइलों के निष्पादन के साथ साथ सरकारी कार्यक्रमों में किस प्रकार से कार्यकुशलता बढ़े, उनमें प्रोसेस री इंजीनियरिंग और इनोवेशन लाने के लिए विविध प्रकार की परियोजनाओं पर काम किया गया, जैसे कि एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन इन गवर्नेंस फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, improving monitoring and efficacy of राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, convergence of Rajiv Gandhi National Crèche Scheme and Integrated Child Development Scheme, geotagging of sports infrastructure, identifying gaps in the National Handloom Development Program and rationalization of central sector schemes. सभी सहायक सचिवों ने 2 दिन तक अपने निष्कर्ष और सुझाव पेश किए, जिनमें से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 6 प्रस्तुतियां सबसे उत्कृष्ट और प्रभावी चुनी गई। ये आज आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन, देश के आम जन को देश की बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने एवं देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन मोड अभियान है। इस विषय पर अपने विचार विस्तृत रूप से बताने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सहायक सचिव श्री शैलेश कुमार यादव और श्री विजय कुलांगे को, जिनकी प्रस्तुति का शीर्षक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि छोटे उद्यमियों को बैंक से ऋण दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं जो आप सामने देख सकते हैं और उत्साह का विषय ये है कि आज के डेट में लगभग 65 लाख लोगों को इस योजना के तहत लोन दिया जा चुका है। ये लोन फील्ड में ज़मीन पे कैसे काम कर रहे हैं, ये योजना कैसे काम कर रही है, जानने के लिए हमने एक छोटी सी फील्ड स्टडी करी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो वहाँ हमने ये पाया कि
ये लोन मोस्टली ज़्यादातर लोन उन लोगों को दिए गए हैं जिनके मौजूदा उद्यम मौजूद हैं। और खुशी की बात यह है कि अधिकतर लोग ने पहली बार बैंक से किसी प्रकार का लोन प्राप्त किया। लेकिन कुछ चिंता का विषय भी हमने पाया, वो हमने देखा कि एक आदमी को बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए 3 से 5 बार बैंक में जाना पड़ता है और 30 से 5 दिन की उसकी आमदनी की हानि होती है। दूसरी बात ये भी है कि जो सबसे छोटे उद्यमी हैं वो ये भी चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार से ऐसी सुविधा उपलब्ध हो कि रोज़ 50 रुपये 100 रुपये करके लोन की वापसी कर सकें तो और ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। इसके बाद हमने कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी उसका भी अध्ययन किया, तो उसमें हमने पाया कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं। एक तो ये है कि ये सारे जो मॉडल हैं वो एक इंक्रीमेंटल पैटर्न फॉलो करते हैं। शुरू में एक टेस्ट लोन दिया जाता है जो कि बहुत छोटा सा लोन होता है और इंसान की जो ईमानदारी और उसकी वापस करने की जो इंटेंशन है वो टेस्ट करने के लिए होता है। धीमे धीमे ये लोन की अमाउंट बढ़ाई जाती है और उसकी जो शर्तें हैं वो और आसान की जाती हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो हैंड होल्डिंग करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हर स्टेज पे बिजनेस के लिए और ताकि उनका बिजनेस सफल हो। इन सब के बाद हमने ये हमारे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सामने क्या चुनौतियां हैं ये आइडेंटिफाई करी, तो ये निकल के आए। बोरोवर्स के लिए जो चुनौतियां हैं वो 3 हैं: एक्सेस, टाइमलीनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सेस 2 प्रकार से है, बैंकों का रवैया और बैंकों से दूरी। टाइमलीनेस का मतलब ये हुआ कि जब इंसान को लोन चाहिए उस समय मिलना चाहिए, अगर उसके 1 महीने बाद मिले 2 महीने बाद मिले तो उसके किसी काम का है नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी जैसा मैंने पहले बोला, लोन लेने और देने में भी हर प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होनी चाहिए। बैंकों के लिए सबसे बड़े जो चुनौतियां हैं वो है एनपीए के और इनके ये छोटे लोन्स की जो लागत होती है उच्च लागत होती है। सरकार के लिए कुछ चुनौतियां हैं कि कहीं इसकी वजह से लोग ज़्यादा ऋणग्रस्त तो नहीं हो जाएंगे। दूसरी जो हमारे कौशल वर्धन योजनाएं चल रही हैं उनके साथ इनका क्या कन्वर्जेंस है। तीसरा, कुछ जगहों पे इस प्रकार का दुष्प्रचार भी फैलाया जा रहा है कि ये जो लोन मिल रहे हैं ये एक्चुअली लोन नहीं है, ये अनुदान है, इन्हें वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको हमें काउंटर करना होगा। तो हमने जो अपना सुझाव तैयार किया वो इस प्रकार है। हमने इसका नाम रखा है ई मुद्रा। ई मुद्रा एक स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जो हर प्रकार का डेटा प्राप्त करेगा, उसको संग्रह करेगा और उसका विश्लेषण करेगा और इसको फ्रीली सारे लेंडर्स को डिसबर्स करेगा। इसमें हर प्रकार का डेटा होगा, जो लेंडर्स इसमें रजिस्टर्ड होंगे, जो बोरोवर्स हैं और कब कब रीपे करते हैं। इसमें जो लेन देन की प्रक्रिया है उसके लिए हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा मोबाइल बैंकिंग का प्लेटफॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जिसके कुछ 3 स्क्रीनशॉट भी मैंने नीचे दिखाए हैं। ये बहुभाषी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है। इसमें सिर्फ एक चौथा विकल्प जोड़ने की जरूरत है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इससे आदमी लोन के लिए अप्लाई भी कर सकता है और इसी से उसके बैंक में पैसे भी चले जाएंगे, इसी से रीपे भी कर सकता है। एज ए स्पिन ऑफ, जब ये सारा डेटा एक जगह पे इकट्ठा होगा तो हम एक जगह पे बैठे हुए हर एक व्यक्तिगत बोरोवर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 1 क्लिक ऑफ बटन पे पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बैंकों के पास ये छोटे उद्यमी लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि इनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव तरीके हैं जिससे हम क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट वर्दीनेस क्रिएट कर सकते हैं। हर एक इंसान कम से कम कुछ चीज़ें तो प्रयोग करता ही है, जैसे मोबाइल, डीटीएच, बिजली, इन सब के बिल की हिस्ट्री ईजिली कोलेट करके एक हम क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर तैयार कर सकते हैं, इवन फॉर द फर्स्ट टाइम बोरोवर्स। और एक बात और हम बोल रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो रीपे करना चाहते हैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से, वो अपनी बगल की दुकान में जाएंगे, मोबाइल किसी भी मोबाइल का प्रीपेड वॉचर खरीदेंगे 50-100 रुपये का, और वो डेली बेस पे रीपे कर सकते हैं। दे विल बी ऑपरेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो उनके लिए उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की स्पेशल वॉचर की भी जरूरत नहीं है। इस पर एक छोटा सा प्रोसेस फ्लो भी हम समझाना चाहते हैं, जिसको जो आवेदन करता होगा वो अपने मोबाइल में डायल करेगा, उसके पास अगर स्मार्टफोन है तो ऐप में करेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के विकल्प को चूज़ करेगा। 3 चीज़ें उसको डालनी होंगी, अपना एक यूनिक आईडी, दूसरा उसका एक कितना पैसे चाहिए और तीसरा अपनी सहमति देता है डेटा शेयर करने के लिए। उसके बाद सारा काम ई मुद्रा करेगा, उस डेटा का विश्लेषण करेगा उसके बाद जो डेटाबेस है उसके साथ, और बैंक ब्रांच को भेज देगा कि इनको इतना चाहिए। साथ में हर स्टेज पे बोरोवर को SMS जाएंगी, जब उसका एप्लीकेशन मिला, एप्लीकेशन प्राप्त हुआ, सैंक्शन हुआ या रिजेक्ट हुआ, और उसको कब रीपे करना है और रिमाइंडर जाएंगे। बैंक को क्या करना है, फील्ड वेरिफिकेशन करेगा और टाइम बाउंड मैनर में 7 दिन के अंदर सैंक्शन करेगा या रिजेक्ट विद रीजन ये करेगा। उसके बाद सारा डेटा इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएगा, आदमी के अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे और जैसे वो वापस करना चाहेगा वैसे वापस करेगा। ये सब संभव होने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमने लिखी हैं। एक तो एक
हमको एक वित्तीय साक्षरता अभियान चलाना पड़ेगा, जिसमें और चीज़ों के अलावा स्पेशली टारगेट पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए कुछ चीज़ों को पॉपुलराइज करना होगा, जो यहाँ लिखा है। मोबाइल बैंकिंग, बचत को बढ़ावा देना होगा, कितने प्रकार के लोन होते हैं, बैंकों में जब जाते हैं तो प्रोजेक्ट मांगते हैं, बैंक वाले प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है ये सिखाना पड़ेगा। साथ में हम ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो स्वरोजगार के लिए चल रहे हैं, वहाँ पे उन कैंपसेज में जैसे ही वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम खत्म होता है, आखिरी में बैंक जाके वहाँ पे लोन दे सकते हैं उनके प्रोजेक्ट को अप्रेज करके। हैंड होल्डिंग किसी न किसी फॉर्म में हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो बिजनेस स्किल्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुछ मैंडेटरी क्लासेस की जाएँ। अगर बैंकों के पास ये करने की रिसोर्सेज मौजूद नहीं है तो इसको आउटसोर्स भी किया जा सकता है। एक और चीज़ हम ये बोल रहे हैं कि कुछ जगहों पे ये छोटे उद्यमी जो है बड़े यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका अगर मार्केट लिंकेज ई कॉमर्स के थ्रू कर दिया जाए तो उनको एक मार्केट भी मिल जाएगा। लोन यूटिलाइजेशन जो अमाउंट है उसका मॉनिटरिंग करने के लिए बैंक मित्रों का जो नेटवर्क हमारे पास है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। आखिरी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं कि अगर इसको लागू किया गया तो भविष्य में क्या होगा। इसमें हर प्रकार के स्मॉल बैंक्स, इवन प्राइवेट बोरोवर्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, और एक जो हमारा स्मॉल बिजनेस फाइनेंस इकोसिस्टम है वो परिपक्व हो जाएगा। बाद में ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि हम में से कोई बैठा हुआ आदमी भी अगर यहाँ से बैठ करके किसी को लोन देना चाहे केरल में, आंध्र प्रदेश में, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दे सके, और जो लोन लेना चाहे उसके पास 3-4 ऑप्शन मौजूद होंगे, उसको जो सबसे अच्छा लगेगा उसके वहाँ से वो लोन लेगा। धन्यवाद। जय हिंद। जहां संवाद होता है वहां विवाद की संभावना कम हो जाती है। सरकार और जनता के बीच संवाद होने से सरकार के कार्यक्रमों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ती है तथा आम जनता अपने आप को और सशक्त महसूस करती है। अगली प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्री नीलनथांग टिलियन, सुश्री अश्वती और श्री अजीत वसंत को, जिनकी प्रस्तुति का विषय है इम्प्रूविंग गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सर, हमारी प्रस्तुति का विषय है इम्प्रूविंग गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। सर, there is need for effective government communication, and why is this? We would like to take the case of Mr. Atokasumi, who is a 17-year-old student from Nagaland, and he is filling up a form for minority scholarship, which requires an income certificate and also for minority status. The government has made self-declaration acceptable, but Atoka is unaware, due to which he has to spend extra time and money. Sir, this small case highlights the need for effective communication between the government and the public. The purpose of the project that we've taken was to look into ways to improve government communication, which means the two-way communication between the government and its citizens and also other stakeholders. External and internal communication, where external is between the government and the citizens, and internal, that is within the government itself. And even though the project focuses on the central government, it is applicable to all levels, that is the state and the local government levels. Sir, the areas of communication that we looked into included general government communication, which looks at the broad aspects of communication in the government on all issues, be it domestic or international. More specifically, the communication of policies, programs, and schemes. Improving the image of the government, where we look at how to communicate to the public the good works that the government is doing and to show that the government is citizen-centric, accountable, and willing to listen to the people. Combating negative perception, where we looked at how to combat the negative perception that develops due to misinformation, rumors, or biased reporting, etc. Sir, some of the issues that we have identified included the need for sustained communication, because at present, government communication is intermittent, and if we want to see results, then communication should be sustained in the long run. Underutilization of media space, when the government does not communicate to the public using the space provided by the media, this space gets occupied by other people and the government's voice is not heard, as we saw in the one rank, one pay issue. And when the government communicates to the public, details should be given and there should be clarity so that there is no confusion, misinformation, or rumors being spread. There's need for a single point of contact through which the media can easily contact the government, and vice versa, the government can also contact the media.
Better government website and social media management is needed by content upgradation, making the content user-friendly, and also the information provided should be credible and acceptable and also updated regularly. The feedback obtained from these sources should be analyzed, and the lack of this analysis is a major issue identified. Proactive government is a necessity, sir, and we believe that the government should reach out to the people and set the agenda for discussion and governance. Widespread consultation with stakeholders and also building consensus is essential. For example, in the draft encryption policy, because of the lack of this consultation, there was a huge public outcry. The many good points of the draft policy were ignored, and the policy had to be removed. Use of research is needed to make government communication effective, for example, by using field studies, behavioral studies, analysis, etc. And one reason is because of the huge diversity of a country. One size cannot fit all. And to make our communication effective, it needs to be focused, and we need research for this. There's need for a one government approach, sir, and by this, we mean that there should be no contrasting views from different ministries or departments. For example, as we saw in the past between the environment and the industrial cluster ministries. And also, within the government itself, there should be internal coherence, especially on policy matters. Sir, we have come up with certain recommendations which include a communication strategy for the government, and we recommend that the Ministry of Information and Broadcasting formulates this common strategy for the whole government, and under which every ministry, department, and government body will formulate their own strategy and plans. Every ministry should have a spokesperson, and he or she will be supported by a media or communication wing, and here the role of the Indian Information Service is important. Communication should be focused, customized, and target group oriented. And we take the Swachh Bharat Abhiyan example, where our colleagues who are working in this mission have recommended that the men also be targeted, and the communication strategy should include health for all, rather than focusing just on the women and children, so that we can achieve an open defecation-free society much faster. Big data analysis, where we analyze the huge amount of government data that we have to find correlations which will make our communication more focused and effective. Capacity building of personnel, in which we use our existing mass communication and management institutions, and also the proposed communication university, if it sees the light of day, will be a huge boost to government communication. The use of research in formulating plans, campaigns, strategies, etc. is mentioned once more because it is needed to achieve results. The optimal use of TV, radio, and print media, through which the government views are communicated to the public through debates and interviews in the electronic and print media, is mentioned. Storytelling is an effective way of communicating, and we recommend that short film advertisements of 3 to 4 minute long telling stories can be used on a much wider scale, for example, discouraging people from tobacco use or encouraging people to give up their LPG subsidies. The MyGov platform, we recommend that it be used on a more active and on a much wider scale by every ministry and department to have consultations with the public on any new initiative or policy. And this can become a single platform through which any person can have a discourse with the government along with any other person on any issue of national importance. Sir, इसी के साथ हम अपनी प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Tell me, and I will forget. Show me, and I might remember. Involve me, and I will understand. नागरिक लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है और उनकी भागीदारी देश के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए श्रीमती दिव्या मित्तल सिटीजन सेंट्रिक सर्विस मॉनिटरिंग पर अपनी अगली प्रस्तुति पेश करेंगी। नमस्कार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देवियों और सज्जनों। आज जब सरकार अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचाती है तो वो फंक्शनरीज यानी कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा पहुंचाती है, परंतु जब हमें अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में फीडबैक लेना होता है तो भी हम उन्हीं फंक्शनरीज से आंकड़े मांगते हैं।
इसमें कुछ जाहिर सी दिक्कतें हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि हमें लोगों को सीधा सरकार के साथ जोड़ना चाहिए। एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू फीडबैक उनसे इस प्रकार से लेना चाहिए और ग्राफ्स और मैप्स के रूप में प्रेजेंट करना चाहिए जिससे हम निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। मैं शहरों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तावित कर रही हूँ जिसका पहला फीचर है माई सिटी सेफ। जब कोई महिला अपने घर से बाहर जाती है और उसको किसी भी कारणवश असुरक्षित महसूस होता है, चाहे इसलिए कि वहाँ अंधेरा ज़्यादा है या कोई टीका टिप्पणी होती है, तो वो केवल अपने मोबाइल एप्लीकेशन में मार्क कर दे। जगह और समय एप्लीकेशन स्वयं लेगी और यदि परिस्थिति ऐसी है कि वो उस वक्त नहीं कर पा रही है तो वो घर जाकर भी इसका मार्किंग कर सकती है। इससे हमारे सामने एक नक्शा आएगा जिसमें हमें ये पता चलेगा कि शहर के कौन से हिस्से ज़्यादा असुरक्षित हैं, वहाँ पे कितनी और किस प्रकार की इस तरह की वारदातें हो रही हैं। और ये नक्शा केवल पुलिस और प्रशासन के लिए नहीं होगा, ये हम पब्लिक डोमेन में भी डालेंगे। इससे सरकार ये तो मानेगी कि एक समस्या है, मगर अपना दृढ़ निश्चय भी दिखाएगी कि हम उस समस्या के समाधान की ओर अग्रसर हैं। मगर केवल समस्या बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर समस्या है तो हमने उसके लिए समाधान क्या ढूंढे, निर्णय क्या लिए, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स भी हमें पब्लिक डोमेन में डालनी होगी। और क्या एक्शंस हम ले सकते हैं? पुलिस की पेट्रोलिंग कहाँ होनी चाहिए, किस वक्त होनी चाहिए, कहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाए। सीसीटीवी कैमरास को हम वहाँ एग्जैक्टली लगा सकते हैं जहाँ पे समस्या ज़्यादा है। स्ट्रीट लाइटिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि हम पहले से ये ठोस कदम उठाएं तो हम किसी बड़ी वारदात को होने से रोक सकते हैं। दूसरा फीचर जो मैं प्रस्तावित कर रही हूँ वो है माई सिटी हेल्थ। पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ इंडिकेटिव कि आउटपुट क्या होगा। हमें एक नक्शे पे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो 3 रंगों में नज़र आएंगे, लाल, पीला और हरा। लाल का मतलब कि उनकी कार्यशैली उतनी अच्छी नहीं है और हरे का मतलब कि उनकी कार्यशैली उत्कृष्ट है। इससे फ़ायदा क्या है? लोग स्वयं लाल अस्पतालों के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, सरकारी अस्पतालों पर, कि आप अपनी कार्यशैली सुधारिए, और प्रशासन हरे सरकारी अस्पतालों को पुरस्कृत भी कर सकती है। परंतु ये रंग आएंगे कैसे? ये भी हमें लोग ही बताएंगे। जो भी व्यक्ति सरकारी अस्पताल में जाता है वो हमें अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू 2 मापदंडों पे फीडबैक देगा। क्वांटिटेटिव यानी कि सेंटर खुला था कि नहीं, डॉक्टर और दवाइयाँ उपलब्ध थी कि नहीं, और उसे समय कितना लगा। और क्वालिटेटिव फीडबैक कि डॉक्टर और नर्सों ने उसका कितना और किस तरह से ख्याल रखा और साफ़ सफाई वहाँ पर कितनी थी। अब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे ये पता है कि मैं किस अस्पताल में चेकिंग करने जाऊँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं वहाँ जाके एग्जैक्टली क्या चेक करूँ, क्या समस्या रही है पास्ट में। स्वास्थ्य विभाग ने अभी हाल ही में एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, कायाकल्प। उसमें वो सरकारी अस्पतालों को निरंतर मॉनिटर करेंगे और अच्छे अस्पतालों को पुरस्कृत करेंगे। तो मेरा सुझाव यह है कि हम लोगों से लिए गए इस फीडबैक को भी उसमें इस प्रकार से सम्मिलित कर लें कि एक पूरी तस्वीर उभर कर हमारे सामने आए। तीसरा फीचर जो मैं प्रस्तावित कर रही हूँ वो है माई सिटी फिक्स। आज 21वीं शताब्दी में हम स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे शहरों को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि कहीं पे कूड़े के ढेर लगे हों या कहीं पे पानी इकट्ठा हो जिससे डेंगू फैले। तो ऐसे में व्यक्ति केवल जो भी समस्या है जो कि लिस्टेड होंगी उसकी एक फ़ोटोग्राफ ले और मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड करें। GIS मैपिंग से हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी। सरकार की ओर से उसे एक समय सीमा मिलेगी कि इस समय के भीतर ये समस्या दूर होगी, और जब उस समय सीमा के दौरान के भीतर वो समस्याएं दूर होने लगेंगी तो लोगों को लगेगा कि सरकार वाकई में उसी के लिए काम कर रही है। राइट टू सर्विस डिलीवरी को क्रियान्वित करने के लिए ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये और कुछ नहीं है, केवल MyGov 2.0 है। कोशिश केवल ये है कि हम लोगों को और नज़दीक से किस तरह से सरकार के साथ जोड़ें, और इस तरह की कुछ पहले देश में और विदेशों में हो रही हैं। परंतु मेरा प्रस्ताव ये है कि नीतिगत तरीके से जब भी हम कोई नीति सोचें, हम लोगों को किस तरह से उसमें जोड़ें, फीडबैक किस तरह से लें, वो हम उसमें सोचें। तमाम सोशल सेक्टर में इसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि शिक्षा, मध्याह्न भोजन इत्यादि। और केवल सोशल सेक्टर नहीं, बिजनेस सेक्टर में भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि एक एक्सपोर्टर है, उसको सरकार के कई विभागों से इंटरैक्ट करना होता है, कई प्रोसेसेस में पार्ट लेना होता है। तो एक्सपोर्टर केवल हर एक विभाग को और प्रोसेस के हर एक स्टेप को 5 में से अंक दे दे। जिस विभाग या प्रोसेस को निरंतर कम अंक मिलते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो बॉटलनेक है। और जब हम इस फीडबैक को लेकर उस स्टेप को दुरुस्त करेंगे, उस विभाग को दुरुस्त करेंगे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने आप बढ़ेगा।
अंत में मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा करके हम आंकड़ों से सूचना और सूचना से लोगों के साथ एक संवाद स्थापित कर सकेंगे, और ये हमारा एक और कदम होगा सबका साथ सबका विकास की ओर। धन्यवाद। अनेकता में एकता, यही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ, धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग सदियों से साथ साथ रहते आए हैं। यही भावना हमारे देश को श्रेष्ठ बनाती है। इसी भाव को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री शशांक कोंडूरू, श्री पार्थ गुप्ता और श्री नवल किशोर चौधरी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वरिष्ठ अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, नमस्कार। We'll be presenting to you our proposals under Ek Bharat, Shresth Bharat. Sir, this program celebrates what our great nation stands for, our core strength, Anekta Mein Ekta. Through continuous exposure and exchange, it aims to increase appreciation of creative achievements and promote excellence. Being an important mandate, we have interacted with people within and outside the government for the past 2 months to shape our proposals. So, the primary objective of this program is greater interaction amongst the states. And how do we propose to do it? हर साल हर राज्य 5 राज्यों में जाएगा और उन्हीं 5 राज्यों को होस्ट भी करेगा। ये 6 राज्य जो एक ग्रुप में हैं, साल भर आपस में इंटरैक्ट करेंगे। देश भर में ऐसे 5 ग्रुप बनेंगे और हर साल हर ग्रुप का कंपोजिशन भी बदलेगा। जैसे इन द फर्स्ट ईयर फ्रॉम द नॉर्थ रीजन, हरियाणा एंड दिल्ली विल गेट टू इंटरैक्ट विद स्टेट्स लाइक गोवा, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार, Assam and Arunachal Pradesh. As you can see, every region gets represented in each of these groups. In fact, each group is a microcosm of India. Similarly, Himachal Pradesh will get to interact with states from different regions. And in the second year, Haryana and Delhi will get to interact with the states which they have not interacted in their first year. In this manner, every state will get to interact with entire India within a period of 5 to 6 years. The format of interactions, what we are proposing are 2. 1, flagship Unity Week starting on 31st October, and 2, different events spread over the year, which I'll be elaborating on shortly. So, our states are a reserve of immense cultural wealth and best practices in many fields. Keeping that in mind, the areas of interaction would be performing arts, cuisines, handlooms, handicrafts, literature, and films in the cultural sphere. Apart from this, youth, who are the brand ambassadors for this program, will be our focus. Beyond the cultural sphere and engaging the youth, states have many best practices to share in the area of governance, be it healthcare, education, sanitation, or local innovations. All these areas will have an appropriate platform under Ek Bharat, Shresth Bharat. Now, sir, if I may further elaborate on the Unity Week, Ekta Saptah. This will be our flagship event. This will be celebrated in all the states and all union territories simultaneously. And we thought it would be appropriate to schedule this starting with 31st October, which we celebrate as Ekta Divas. The group of states interacting under Unity Week will be focusing on cultural activities like performing arts and so on. To give you a glimpse into the activities under Unity Week, it will start with a grand opening ceremony. Each of the visiting states will be designated with 1 day so that they can come up with their own cultural programs, films, or literary meetings. Exhibitions and food festivals of all the group states will happen throughout the week, and there will be a closing ceremony to end the program. To achieve maximum visibility, we propose that these Unity Week celebrations be held either in state capital or a major town in the initial years.
So, to build on the momentum created by the flagship event, there will be different events spread over the year. These events will be in addition to the Unity Week, and these will happen in the same group of states for that particular year. There will be theme-based monthly interactions. For example, Tamil Nadu can host a session on healthcare within its group of states, Kerala on education, and Haryana in sports. For example, there can be a youth festival or a governance conference participated by sarpanches and panchayat secretaries. So things like homestay, student exchanges, and scholarships can also be part of this program. Major festivals of the visiting states can also be celebrated involving the diaspora to make this more enduring. Ladies and gentlemen, imagine for a second, going forward, we may see a government school student from Chhattisgarh getting to know more on Jarwa of Andamans, or enjoying Bihu dance of Assam, or Bihu dance of Assam, or taking a keen interest in Kabaddi, which is more popular in Haryana. All this as an outcome of year-long this interaction which is happening among the group of states. And so we understand this to be a massive exercise every year. Accordingly, we are proposing the implementation mechanism. For better coordination amongst the union ministries, there will be a committee chaired by the Cabinet Secretary. Ministry of Culture will function as the nodal agency, coming out with grouping of states and the annual calendar of events. And states' role is crucial in this program. Accordingly, there will be implementation committees in all the states. So under this program, apart from being an anchor, government can also function as a facilitator involving the society at large to make this more impactful. Ladies and gentlemen, what makes this program so unique is its scale, continuity, and the role played by each state. In conclusion, we firmly believe that the proposed initiatives will uphold the great ideals of our Constitution and form small but necessary steps in our journey of Ek Bharat, Shreshth Bharat. Thank you. Jai Hind. धरती माँ अपने आंचल में अपार संभावनाएं समेटे हुए हैं। इसी से अन्न, अमूल्य खनिज और धातुएं उपजती हैं, यानी कि सृष्टि का अस्तित्व मिट्टी पर निर्भर है। पिछले कई वर्षों में मिट्टी के गिरते स्वास्थ्य और इसके कृषि पर प्रभाव पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए श्री प्रभु शंकर, श्री हरप्रीत सिंह सूदन और श्री राजेंद्र कुमार कटारा भारत सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर अपनी प्रस्तुति देंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार। हमारा प्रोजेक्ट सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम पर है, जिसमें हमारा मकसद था इसके इम्प्लीमेंटेशन लेवल चुनौतियों को स्टडी करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करना और इस स्कीम को और बेहतर करने के लिए सुझाव देना था। इस स्कीम का उद्देश्य है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल, ताकि उर्वरकों की अत्यधिक और असंतुलित उपयोग रोका जा सके। इसके हितग्राही 14 करोड़ किसान हैं, जिन्हें हर 3 साल में सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और पहले 2 साल में लगभग 2.5 करोड़ सॉइल सैंपल्स ग्रिड्स के आधार पर लिया जाना है और कुल 12 पैरामीटर्स का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी शामिल है। इसके प्रमुख 4 चरण हैं: सैंपल कलेक्शन, उसकी एनालिसिस, MIS और सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण। इस संदर्भ में हमने हमारे देश के 8 राज्यों के 20 जिलों में फील्ड विजिट्स की, जिसमें हमें कुछ कॉमन चैलेंजेस पाए गए। सैंपल कलेक्शन के स्तर पर ट्रेन मैन पावर की शॉर्टेज थी, GPS डिवाइसेस की कमी थी, या सैंपल कलेक्शन विंडो पीरियड में रीजनल वेरिएशंस पाए गए। और सैंपल एनालिसिस के स्तर पर या तो सॉइल टेस्टिंग लैब्स पर्याप्त नहीं है, या फिर जहां लैब्स है उधर माइक्रोन्यूट्रिएंट टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, और जहां ये दोनों है उधर स्किल्ड मैन पावर नहीं है। और इसके तात्कालिक समाधान में ICAR द्वारा विकसित लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, पर इन उपकरणों की आपूर्ति मांग की तुलना में बहुत कम है।
MIS के स्तर पर लेगेसी डाटा माइग्रेशन इश्यूज हैं और सेंट्रल और स्टेट पोर्टल्स आपस में बात नहीं करते, कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज हैं और अभी सभी भाषाओं में MIS उपलब्ध नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कुछ स्टेट्स में मैचिंग कंट्रीब्यूशन रिलीज नहीं हो रहा है और विभिन्न राज्यों की क्षमताओं में और तैयारी में बहुत फ़र्क है। और कई जगह हमने ये देखा कि जिला प्रशासन में उनकी प्राथमिकता में ये स्कीम बहुत लो प्रायोरिटी है और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में भी कमियां हैं। इन कॉमन चैलेंजेस के अलावा हमें स्टेट स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस भी देखने को मिले, जैसे हरियाणा में खेत के चयन की समस्या है और बेनिफिशियरी किसको बनाएं, मालिक को या खेती करने वाले को, इसमें प्रॉब्लम्स हैं। केरल में हमने ये देखा कि काम का वितरण विभागों के बीच उसमें समस्याएं हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमने देखा कृषि विज्ञान केंद्र और उपकरणों की तो अच्छा पोटेंशियल है जो अंडर यूटिलाइज है। उत्तर प्रदेश में पावर बैकअप्स की कमी है और केमिकल रिएजेंट्स की कमी है और गुजरात में कार्ड के वितरण के बाद फॉलोअप मिनिमल है। और उन राज्यों से फीडबैक हमें ये मिला था कि एग्रीकल्चर इनपुट्स के साथ लिंकेजेस हों, कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर में फ्लेक्सिबिलिटी दें, सॉइल डेफिशिएंसी गाइडलाइंस रीजन वाइज बने और किसानों की ट्रेनिंग हो सैंपल कलेक्शन में और सॉइल हेल्थ कार्ड को यूज़ करने में। और MIS में हमें दो तरह के फीडबैक मिले थे। एक था कि इनपुट स्टेज में एक्सेसिव डेटा कैप्चर हो रहा है पर आउटपुट स्टेज पे लोकल क्रॉप वैराइटीज इंक्लूडेड नहीं है, और सब प्लान वाइज ग्रांट एलोकेशन को अवॉइड करें और केंद्र से फंड फ्लो को बढ़ोतरी होवे। हमें कई बेस्ट प्रैक्टिसेस इन राज्यों में देखने को मिले, जैसे सैंपल कलेक्शन के स्तर पर तमिलनाडु और गुजरात में विभिन्न विभागों के स्टाफों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला और गुजरात में एक कदम आगे बढ़ते हुए हर खेत से सैंपल कलेक्शन हो रहा है, जो बहुत आइडियल सिचुएशन है। आंध्र प्रदेश में जियो टैगिंग बहुत एक्यूरेट चल रहा है और राजस्थान में सैंपल कलेक्शन में किसानों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। सॉइल एनालिसिस के स्तर पर हमें आउटसोर्सिंग का बहुत अच्छा मॉडल गुजरात में देखने को मिला, जहां पे प्राइवेट एजेंसीज, मंडीज और साइंस कॉलेजेस के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स भी शामिल है। इसमें ये साइंस कॉलेजेस का मॉडल एक बहुत अच्छा मॉडल है जो पूरे कंट्री में रेप्लिकेट हो सकता है। और कुछ स्टेट्स तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सॉइल टेस्टिंग लैब्स की स्ट्रेंथनिंग हुई है, जहां डबल शिफ्ट में काम किया जा रहा है और जूनियर रिसर्च फेलो से काम लिया जा रहा है। और MIS के स्तर पर डेटा एंट्री बहुत सेंट्रलाइज्ड रूप में और क्वालिटी मॉनिटरिंग के साथ गुजरात में हो रहा है और महाराष्ट्र में क्रॉप के स्टेज के अनुसार फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस बताए जा रहे हैं। और कई स्टेट्स में हमने देखा कि स्टेट किसान पोर्टल और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ लिंकेजेस हैं। कार्ड के वितरण पंचायत के स्तर पर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में हो रहा है और विशेषकर आंध्र प्रदेश में सॉइल हेल्थ कार्ड्स लैमिनेटेड हो रहे हैं, साथ साथ किसानों को SMS भी भेजा जाता है। इस स्कीम को बेहतर करने के लिए हमारा सुझाव ये है कि इन बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ऑलरेडी गाइडलाइंस में शामिल है वो अच्छी तरह ढंग से इम्प्लीमेंट हों, और उसके साथ साथ हम आपके सामने अपने कुछ सुझाव भी रखना चाहेंगे। जैसे शॉर्ट टर्म में हमारा प्रथम सुझाव ये है कि राज्य के स्तर पर मिशन मोड में जैसे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के राउंड्स होते थे, उसी तरह सैंपल कलेक्शन हो जाए जिसमें विद्यार्थी, NCC और NSS वॉलंटियर्स को शामिल किया जाए। इससे स्कीम को विजिबिलिटी बढ़ेगी और पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। और हमारा ये भी मानना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ को एक्टिवेट करना अनिवार्य है। ICAR बाजार में उपलब्ध लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करें ताकि हमें काफ़ी ऑप्शंस मिले। और इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए सॉइल टेस्टिंग लैब्स की JS मैपिंग होना भी ज़रूरी है। और MIS कॉम्प्रेहेंसिव हो विथ लिंकेजेस टू फार्मर्स पोर्टल। लॉन्ग टर्म में हमारा ये रिकमेंडेशंस है कि सॉइल कलेक्शन के लिए MGNREGS के साथ कन्वर्जेंस हो और सॉइल एनालिसिस के लिए स्किल इंडिया मिशन के साथ कन्वर्जेंस हो, जिसमें युवा ट्रेनिंग के बाद टेक्निकल एजेंट्स बने और किसानों की सहायता करें और उनको लैब्स शुरू करने के लिए क्रेडिट बेस्ड सब्सिडी दिए जाए। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के साथ लिंकेजेस बहुत ज़रूरी है ताकि कार्ड का बेहतर इस्तेमाल हो सके, और कॉम्प्रहेंसिव फॉलोअप भी ज़रूरी है जिसमें फार्म डेमोन्स्ट्रेशंस और किसानों के हैंड होल्डिंग इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज़रूरी है। हमारा ये भी मानना है कि लॉन्ग टर्म में इस स्कीम का इम्पैक्ट असेस किया जाए इन पैरामीटर्स में, जैसे कि बिहेवियरल चेंजेस ऑफ द फार्मर्स या इनपुट कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर में कितना फ़र्क आया। ये हमारे कुछ सुझाव हैं जिससे स्कीम बेहतर हो सकता है। 2000 साल पहले हमारे भारत देश के मशहूर तमिल कवि तिरुवल्लुवर ने किसानों के महत्व के बारे में ये बताया कि उड़दुंड वाल्वारे वाल्वार मच्चल्लाम तुड़दुंड पिंसलवर, जिसका अनुवाद इस प्रकार है: जो जीवित हैं हल चला उनका जीवन धन्य,
झुक कर खा पी कर चले उनके पीछे अन्य। इस अवसर पर मेरे प्रिय साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि जब हम फील्ड ऑफिसर्स रहेंगे तब इस स्कीम को दिल से लागू करें और किसानों की सहायता करें। आखिर धरती माँ होती है और उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। याद रखें, स्वस्थ धरा खेत हरा। वंदे मातरम। जय हिंद। प्राकृतिक संसाधनों का विदाउट एनी एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस पारदर्शी आवंटन सरकार की प्राथमिकता है। इसी विषय पर प्रस्तुतिकरण करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री हिमांशु शुक्ला को, जिनकी परियोजना का शीर्षक है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी अट्रैक्टिंग प्राइवेट प्लेयर्स। नमस्कार। मेरे प्रोजेक्ट का विषय है कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए किस प्रकार से आकर्षित किया जाए। आज मिनरल एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस को ब्रॉडली 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: ग्रांट ऑफ रिकॉग्नाइजेंस परमिट, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और फाइनली माइनिंग लीज। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी के अंतर्गत यह तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर किसी को रिकॉग्नाइजेंस परमिट मिलता था तो उसको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस मिलने का एक प्रेफर्ड राइट होता था। परंतु अब भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का आवंटन होगा वो ऑक्शन जैसी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के तहत ही होगा। इसके लिए MMDR एक्ट लाया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत कुछ अच्छे कारणों के कारण यह लिंक तोड़ दिया गया है। आज की डेट में अगर किसी को रिकॉग्नाइजेंस परमिट मिलता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसको माइनिंग लीज भी मिलेगी। इससे एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को कोई इंसेंटिव नहीं है एक्सप्लोरेशन करने का, इसलिए वो थोड़ा सा झिझक रहे हैं इस सेक्टर में आने से। इसके बैकग्राउंड में हमें यह प्रोजेक्ट दिया गया था जिसमें हमें ऑल्टरनेट मॉडल्स तैयार करने थे प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। हमने इस विषय का गहन अध्ययन किया, कई देशों के मॉडल्स को पढ़ा, सरकारी और निजी संस्थाओं से बातचीत करी और उसके बेसिस पे एक बास्केट ऑफ इंसेंटिव्स तैयार किया। हमारा पहला प्रपोजल यह है कि यह जो लिंक टूट गया है उसको एक नई तरीके से जोड़ दिया जाए। हम चाहते हैं कि अगर सरकार ऑक्शन के लिए एक्सप्लोरर के डाटा को यूज़ करता है तो ऑक्शन से आने वाली कमाई का एक हिस्सा उस एक्सप्लोरर को दिया जाए। यह 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला कि जिसको माइनिंग लीज मिली है वह खुद एक्सप्लोरर को एक अट्रैक्टिव अमाउंट दे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रिजर्व। दूसरा, सरकार एक्सप्लोरर को एक शेयर दे ऑक्शन की अर्निंग्स का। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राइट्स ट्रांसफरेबल होने चाहिए। हमारा दूसरा प्रपोजल है कि हम भारत में फ्लो थ्रू शेयर मैकेनिज्म लाना चाहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इसमें लिस्टेड एक्सप्लोरेशन कंपनीज में निवेश करने पर निवेशकों को एक टैक्स रिबेट मिलता है। अगर हम यह मैकेनिज्म लाएंगे तो हम माइनिंग सेक्टर में स्टार्टअप्स को बूस्ट कर सकते हैं। मेरा तीसरा प्रपोजल यह है कि हमारे पास आज बहुत सारा डेटा है, हमें यह डेटा पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल करा देना चाहिए, परंतु इसको करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ सर्कुलर्स में बदलाव लाने की आवश्यकता है। चौथा, हम चाहते हैं कि एक्सप्लोरेशन डेटा के ट्रेड को बहुत ही आसान बना दिया जाए। एक रिपोर्टिंग डेटा फॉर्मेट बनाया जाए जिसको सरकारी संस्था सत्यापित करेगी और उसके बाद उसका ट्रेड आसान हो जाएगा। इस स्टेप को करने से माइनिंग सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद हम चाहते हैं कि जो परमिट फीस ली जाती है उसके लिए स्लाइडिंग स्केल तैयार किया जाए। इसमें यह ध्यान दिया जाए कि अगर जोग्राफिकल एरिया टफ है, वहाँ एक्सप्लोरेशन करना टफ है, तो वहाँ फीस कम हो और काइंड ऑफ मिनरल्स और बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाए। सर्वे और एक्सप्लोरेशन को अब निगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस टैक्स में डालने का टाइम आ गया है। साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए कस्टम ड्यूटी पर रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। सर, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो ऑयल और नेचुरल गैस में अगर कोई एक्सप्लोरेशन करता है और उसको असफलता मिलती है फिर भी उसको कुछ टैक्स रिबेट देती है। हम ये चाहते हैं कि यह जो इंसेंटिव्स हैं ये बाकी मिनरल्स को भी देने चाहिए। सर, इन इंसेंटिव्स के अलावा हमने कुछ और मेजर्स भी प्रपोज किए हैं जो एक्सप्लोरेशन को बूस्ट करेंगे। सर, डीप सीटेड और कंसील्ड मिनरल्स वह मिनरल होते हैं जो सतह से बहुत नीचे पाए जाते हैं, जैसे डायमंड और गोल्ड। सर, इनका एक्सप्लोरेशन करना बहुत टफ होता है और इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है।
हम चाहते हैं कि स्टेट PSUs ग्लोबल प्लेयर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर करें इन मिनरल्स की माइनिंग के लिए। दूसरा, इन मिनरल्स के लिए हम चाहते हैं कि प्रेफर्ड राइट ओवर माइनिंग लीज सिस्टम को लाया जाए। सर, हम यह भी चाहते हैं कि स्टेट PSUs खुद एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में जाएं। इसके लिए फिलहाल में 7 PSUs को एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। इस दिशा में ऐसे ही कुछ और स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में तब तक तेजी नहीं आएगी जब तक हम स्टेट एक्सप्लोरेशन कंपनीज की कैपेसिटी बिल्ड करें। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत सरकार इन एक्सप्लोरेशन कंपनीज की फंड, फंक्शनरीज और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैंड होल्डिंग करे। तो फाइनली, हमारे देश में आज स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एडवांस कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के क्षेत्र में MOU साइन करें। साथ ही साथ हमें एक ट्रेंड वर्कफोर्स भी तैयार करनी पड़ेगी। सर, अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे प्रपोजल मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और 2 नवंबर 2015 को जो पॉलिसी रिलीज़ की गई थी उसका हिस्सा बना दिए गए हैं। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, यह 3 माह का कार्यक्रम हम सबके लिए एक विशिष्ट अनुभव रहा है। हमें आशा है कि हम युवा अधिकारियों के लिए यह एक मजबूत आधारशिला के रूप में साबित होगा। केंद्र सरकार के उच्चतम स्तरों पर नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियाओं की जानकारी के बाद अब हम केंद्र सरकार और ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन के बीच की कड़ी बनने का प्रयास करेंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कम समय में सहायक सचिवों के निवास, स्वास्थ्य, खाने की व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं के लिए अनेकों प्रयास किए और बहुत अच्छा प्रबंध किया। हमारे कार्य एवं परियोजनाओं को और सार्थक बनाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग एवं विभागीय मेंटर्स ने समय समय पर हमारे कार्य की समीक्षा की और हमें मार्गदर्शन दिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के इस कार्यकाल के दौरान हमें न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बल्कि अन्य सिविल एवं कनिष्ठ सेवाओं के अधिकारियों, सहयोगियों एवं सेक्शन स्तर पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। देवियों और सज्जनों, ये बहुत कम होता है कि आपको देश के प्रधानमंत्री को सुनने का मौका मिले, और यह इससे भी कम होता है कि प्रधानमंत्री जी खुद आपके श्रोता बने। माननीय प्रधानमंत्री जी की निजी पहल के कारण आज सिविल सेवा के इतिहास में पहली बार यह सौभाग्य 2013 बैच के अधिकारियों को प्राप्त हुआ है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वे उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे युवा अधिकारियों से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं उस पर हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि हम उनके संवाद को देश के कोने कोने में ले जाकर उनका कार्यान्वयन कर सकें। साथियों, जीवंत व्यवस्था अगर समयानुकूल परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती है तो उसकी जीवंतता समाप्त हो जाती है, और जो व्यवस्था में जीवंतता न हो वो व्यवस्था अपने आप में बोझ बन जाती है। और इसलिए ये बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे व्यक्ति के विकास की जरूरत होती है ऐसी व्यवस्थाओं के विकास की भी आवश्यकता होती है। समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है। कालबाह्य चीजों से मुक्ति के लिए बहुत बड़ा साहस लगता है, लेकिन अगर प्रयोग करते हैं, उसका सही ढंग से ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो कुछ चीजें नई हम स्वीकार करने की मनस्थिति भी बना लेते हैं। आज यहां 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो जानदार हैं, दूसरे वो जाने की तैयारी में हैं।
वो इंतज़ार करते होंगे कि अब 16 में जाना है तो फिर क्या करेंगे, 17 में जाना है तो क्या करेंगे। और आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ से जाने के बाद जहाँ पोस्टिंग होगा पहले क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा, कैसे करूँगा। यानी दोनों उस प्रकार के समूहों के बीच में आज का ये अवसर है। जब आप लोग मसूरी से निकले होंगे तब तो बिल्कुल एक ऐसा मिजाज होगा कि वाह, अब तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में है। और फिर अचानक पता चला होगा कि नहीं नहीं वो नहीं जाना, यहाँ थोड़े दिन। और पता नहीं आप पर क्या क्या बीती होगी। और यहाँ से आगे क्या होगा तो समय बताएगा। पर ये विचार जब मेरे मन में आया तब एक विचार ये था, हम बहुत पहले एक बात बचपन में सुना करते थे कि कुछ लोग पत्थर पे तराशने का काम कर रहे थे और किसी ने जाकर के पूछा अलग अलग लोगों से, क्या भाई क्या कर रहे हो। तो किसी ने कहा यार क्या करें भाई, अब गरीब के घर में पैदा हुई है, पत्थर फोड़ते रहते हैं, गुजारा करते हैं। दूसरे के पास पूछा तो उसने कहा कि अब देखो भाई, पहले तो कहीं और काम करता था लेकिन वहाँ ठीक से आमदनी नहीं होती थी। अब यहाँ आया हूँ, देखता हूँ पत्थर पे अपनी भविष्य की कुछ लकीरें बन जाए तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। तीसरे के पास गए तो उसने भी ऐसा ही, देखो भाई अब काम मिल गया है, ऐसे ही सीखते हैं करते हैं। एक के पास चले गए तो बड़े उमंग के साथ काम कर रहा, करता तो वही था, वो भी वही करता था जो पहले 3 वाले करते थे। तो उसने कहा नहीं नहीं जी, मैं तो, मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है और मैं उसमें ये पत्थर तराश करके उस मंदिर के अंदर ये हिस्सा मैं तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि उसे कल मन का भाव ये था कि मैं एक विशाल भव्य मंदिर का काम का एक हिस्सा हूँ और उसके लिए मैं तराश रहा तो एक पत्थर के एक कोने को तराश रहा हूँ, लेकिन मेरा अंतिम परिणाम उस भव्य मंदिर के निर्माण का हिस्सा है। और वो भव्य मंदिर की कल्पना उसकी थकान दूर कर देती थी, उसको बोझ नहीं लगता था पत्थर तराशना। कभी कभार हम भी फील्ड में जाते हैं, एक किसान कोई बात लेकर के आता है, उसका काम करते हैं तो हमें लगता है मैंने किसान का काम किया। किसी गांव में गए, बिजली का समस्या है, बिजली की समस्या दूर की तो हमें लगता है कि मैंने बिजली की समस्या में कोई रास्ता निकाला। लेकिन यहाँ 3 महीने इस परिस्थिति में रहने के बाद जब जाएंगे तो आपको लगेगा मैं जो कर रहा हूँ, वो जो मैं दिल्ली में 3 महीने बिताए थे और हिंदुस्तान का जो शकल सूरत बदलने का काम है, मैं उसमें एक हिस्सा बन करके जिस धरती पर मैं हूँ वहाँ मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और इसलिए मसूरी से निकल करके गए हुए व्यक्ति ने किया हुआ काम, उससे मिला हुआ संतोष और दिल्ली में बैठ करके पूरे भारत के भविष्य के नक्शे को देख करके जाकर के अपने क्षेत्र में काम करने वाला प्रयास, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अगर ये अनुभव 3 महीने में आया है तो आपकी वहां की काम करने की सोच बदल जाएगी। अगर आप जिस क्षेत्र में जाएंगे और उसके अंदर 2 गांव ऐसे होंगे जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगाएगा, लेकिन अब जब जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा वो हिंदुस्तान के 18,000 गांव हैं जो बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, वो 2 गांव मुझे पूरे करने हैं, मैं नहीं देर करूंगा, मैं पहले काम पूरा करूंगा। यानी इन ट्यून विथ विजन हमारा एक्शन होगा। और इसलिए एक समग्रता को किताबों के द्वारा नहीं, लेक्चर के द्वारा नहीं, एकेडमिक डिस्कशन के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष रोजमर्रा के काम में काम करते करते अलग तरीके से सीखा जा सकता है। अब ये प्रयोग नया है तो ये भी तो विकसित हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि जब पहले आए होंगे तो आपको एक ब्रीफिंग दिया गया होगा,
बीच में अचानक एक और काम आ गया होगा कि अरे भाई देखो जरा इसको भी करो। ये क्योंकि एक व्यवस्था को विकसित करना है तो सुझाव जैसे आते गए जोड़ते गए। मेरे आप सब से भी गुजारिश है, ये 3 महीने वाला प्रयोग कैसा हो, कितने समय का हो, कैसे उसमें बदलाव लाया जाए और अच्छा कैसे बनाया जाए, या इसको न किया जाए, ये भी हो सकता है, ये न किया जाए, इसका कोई लाभ नहीं है। ऐसा क्या किया जाए, ये पहली बैच है जिसको इस प्रकार से जुड़ने का अवसर मिला है। अगर आप उस प्रकार के सुझाव डिपार्टमेंट को देंगे, मुझे डिपार्टमेंट बता रहे थे कि वो रेगुलर आपसे इंटरेक्शन करते रहते थे, आपके अनुभवों को पूछते रहते थे, वो बताते थे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ इस व्यवस्था को और अधिक परिणामकारी बनाना है, प्राणवान बनाना है, तो कैसे बनाया जाए, इस पर आप लोग सुझाव देंगे तो अच्छा होगा। अब आप एक नई जिम्मेवारी की ओर जा रहे हैं। आपके मन में 2 प्रकार की बातें हो सकती हैं। एक तो क्यूरियोसिटी होगी, यार ठीक है पहली बार जा रहे हैं, सरकारी व्यवस्था में पहले तो कभी रहे नहीं, जो जगह पे जा रहे हैं जगह कैसी होगी, काम कैसा होगा। और दूसरा मन में रहता होगा नहीं यार कुछ करके दिखाना है। और ये आपके हर एक के मन में होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है जीवन में जो भी काम मिला उसको सफल होने की इच्छा हर किसी की रहती है। लेकिन संकट तब शुरू होता है कि किसी को लगता है कि मैं जाकर के कुछ कर दूंगा, तो ज्यादातर लोगों की कैरियर का प्रारंभ संघर्ष में उलझ जाता है। उसे पता नहीं होता है कि भाई तुम तो 22, 28, 25 साल 30 साल के हो, लेकिन वहां बैठा हुआ 30 साल से वहां बैठा हुआ है, तुम्हारी उम्र से ज्यादा सालों से वो वहां बैठा हुआ है। आपको लगता होगा कि मैं तो बड़ा IAS अफसर बन के आया हूं, लेकिन उसको लगता है यार तेरे जैसे 15 आकर के गए मेरे कार्यकाल में। और ये ईगो क्लैश से शुरुआत होती है। आप सपने लेकर के गए हैं और वो परंपरा लेकर के जी रहा है। आपके सपने और उसकी परंपरा के बीच का टकराव शुरू होता है। और एक पल ऐसी भी आती है, या तो संघर्ष में समय बीत जाता है, या आपने बलबूते पर आप एक आध चीज कर देते हैं और आपको लगता है देखो मैंने करके दिखा दिया ना। यहां बैठे हुए ऐसे सबको अनुभव आ चुका होगा, आप उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा। क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम वहां जाकर के, क्योंकि आपके जीवन में 10 साल से अधिक समय नहीं है काम करने का, या मान के चलिए 10 साल से अधिक समय नहीं है। जो कुछ भी नया कर पाओगे, जो कुछ भी नया सीख पाओगे, जो भी प्रयोग करोगे, वो 10 साल का ही हिस्सा आपके पास है। बाकी तो आप हैं, फाइल हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये 10 साल वो नहीं है। आप ये 10 साल फाइल नहीं लाइफ से जुड़ते हैं। और इसलिए ये 10 साल का जो मैक्सिमम उपयोग करेगा, उसका फाउंडेशन इतना मजबूत होगा कि बाकी के 20-25 साल वो बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर वो धरती की चीजों से रसकस लेकर के नहीं आया, क्योंकि समय बीतते इस पाइपलाइन में आया है तो उस स्टेशन पे पहुंचना ही पहुंचना है उसको, वो खुद भी एक बार बोझ बन जाता है। फिर लगता है भाई जब क्या करे, 20 साल पुराना अफसर है, कहाँ रखोगे, चलो यार उस डिपार्टमेंट में डाल दो। अब वो जाने और डिपार्टमेंट का नसीब जाने। लेकिन अगर हम एक करते आए हैं, सीख करके आए हैं, जी जान से जुट गए हैं, आप देखिए आपकी इतनी ताकत होगी चीजों को जानने की, समझने की, उसको हैंडल करने की, क्योंकि आपने खुद ने किया होगा। कभी कभार एक्सपीरियंस बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। मुझे एक मुख्यमंत्री ने एक बार घटना सुनाई थी। वे अपने करियर में बहुत सामान्य एक जीवन से निकले थे। वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में छोटी नौकरी करते करते वो आए थे। अब वो
व्यक्तित्व में काफ़ी कुछ था तो वो मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में एक बहुत बड़े दिग्गज नेता के बेटे का किडनैपिंग हुआ। अब बड़ा टेंशन पैदा हो गया, क्योंकि वो जिसके बेटे का किडनैपिंग हुआ था वो दूसरे दल के थे, ये सब मुख्यमंत्री थे वो तीसरे दल के थे। और मीडिया को तो फिर मौज ही थी। तो लेकिन उन्होंने सारी मशीनरी को मोबिलाइज किया। उन्होंने एक सूचना दी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस वालों को कहा कि भाई तुम जरा देखो, दूध बेचने वालों को जरा मिलो और देखिए कहाँ पर अचानक दूध की मांग बढ़ी है। पहले 500 ग्राम लेते थे, अब 2 लीटर ले रहे हैं, कहाँ है जरा देखो। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कुछ थे जहाँ पर अचानक दूध ज़्यादा लिया जा रहा था। उन्होंने कहा उसको ज़रा मॉनिटरिंग करो। और सरप्राइजिंगली ये किडनैप कर करके जो लोग थे जिस जगह पे ठहरे थे वहीं पर दूध खरीदा जाता था 2-3 लीटर अचानक। उस एक बात को लेकर के उन्होंने पूरा अपना जो बचपन का जवानी का जो पुलिसिंग का अनुभव था वो मुख्यमंत्री बनने के बाद काम में लगाया। और जो पूरा डिपार्टमेंट के दिमाग में नहीं बैठ रहा था उनके दिमाग में, और वो किडनैप करने वाले सारे धरे पकड़े गए और बच्चे को निकाल करके ले आए और एक बहुत बड़े संकट से बाहर आ गए। ये क्यों हुआ? तो अपने जीवन के प्रारंभिक कार्यकाल में किए हुए आपके जीवन में आप उस अवस्था में है, उस अवस्था में इतना पसीना बहाना चाहिए, इतना पसीना बहाना चाहिए, साथियों को लगना चाहिए कि यार ये एक बड़ा अफसर ऐसा है खुद मेहनत करता है, तो और औरों को कभी कहना नहीं पड़ता है, फिर सब लोग दौड़ते हैं। आप अगर बोर्ड लगाओगे एक समय पर ऑफिस आना चाहिए, उसकी उतनी ताकत नहीं है कि आप समय के पहले 5 मिनट पहुंच जाए, उसकी ताकत है। आप अफसरों को कहें कि भाई सप्ताह में 1 दिन दौरा करना चाहिए, रात को गांव में रुकना चाहिए, 2 दिन रुकना चाहिए, उतनी ताकत नहीं है कि जब तक हम जाकर के रुके। हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्थाएं विकसित की होगी वो निकम्मी नहीं होगी, ये मान के चलिए। उसके पीछे कोई न कोई लॉजिक होंगे, कोई न कोई कारण होंगे, मूलभूत बातों का अपना सामर्थ्य होता है। हम उसको रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं क्या? रिलीजियसली हम फॉलो करें, लेकिन हमारी बुद्धि शक्ति को उसमें जोड़ करके उसमें से आउटकम की दिशा में हम प्रयास करें। और अगर ये हम करेंगे तो हमें लगेगा कि हम सचमुच में परिणाम ला सकते हैं। अब आप लोग जो हैं करीब करीब आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान के 1/5 डिस्ट्रिक्ट्स को संभालने वाले लोग हैं। यहाँ नेक्स्ट 10 ईयर हिंदुस्तान के 1/5 डिस्ट्रिक्ट का भाग्य बदलने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के 1/5 डिस्ट्रिक्ट को ये टीम अगर बदल दें तो मैं नहीं मानता हूं हिंदुस्तान को बदलने में कोई रुकावट आ सकती है। आपके पास व्यवस्था है, आपके पास निर्णय करने का अधिकार है, आपके पास टीम है, रिसोर्सेज क्या नहीं है, सब कुछ है। दूसरा, कम से कम संघर्ष, कम से कम, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कहीं कोई हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो कर दिया हो, लेकिन टीम फॉर्मेशन की दिशा में प्रयास। पुराने अनुभवियों को पूछना, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको लगाया जाएगा, हो सकता है यहां बैठे हुए लोग में से कोई होगा जो उस डिस्ट्रिक्ट में काम करके आया होगा अपनी कैरियर की शुरुआत में। तो जरा ढूंढिए ना कि भाई पिछले 25 साल में आप जहां गए हैं वहां पहले कौन कौन अफसर आकर के गए हैं। पत्र चिट्ठी लिखिए, उनको संपर्क करने की कोशिश कीजिए, आप जब आए थे तो क्या विशेषता थी, कैसे हुआ। आपको 25 साल का पूरा हिस्ट्री आप बड़ी आसानी से एब्सॉर्ब कर लेंगे, तो आप एक कंटिन्यूटी में जुड़ जाएंगे। और बहुत लोग होंगे, अच्छा एक मनुष्य जीवन की एक बड़ी विशेषता है, उसका फायदा भी लिया जा सकता है। इंसान जब निवृत्ति होती है और जब पेंशन आता है तो पेंशन बोधि वृक्ष जैसा होता है, पूरा ज्ञान उभर करके पेंशन के साथ आ जाता है।
और वो इतने सुझाव सलाह देते हैं, ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा करते तो अच्छा होता। अब ये गलत कर रहे थे, मेरा मत नहीं है, अपने समय में कर नहीं पाए, लेकिन उनको पता था कि ये करने जैसा था, कुछ कारण थे नहीं कर पाएंगे। अगर आपके माध्यम से होता है तो वो चाहता है कि यार तुम ये करो, इसलिए वो उनके जो ज्ञान संपुट है वो हमें उपलब्ध होता है। अगर आपके जिस इलाके में काम किया वहाँ 8-10 अफसर पिछले 20-22 साल में निकले होंगे, आज जहाँ भी हो समय लेकर के फ़ोन पर पे चिट्ठी लिख करके मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपने इतने साल काम किया था, जरा बताइए। वो आपको लोगों के नाम बताएंगे। देखो भाई, उस गांव में वो जो 2 लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, कभी भी काम आ सकते हैं। हो सकता है आज उनकी उम्र बड़ी हो गई, लेकिन काम आएंगे। आपको जो क्वालिटेटिव अच्छी विरासत है, ये सरकारी फाइल में नहीं होती है बात, और नहीं आपके दफ्तर में कोई रहेगा जो आपको उंगली पकड़ ले जाए। ये अनुभव से निकले हुए लोगों से मिलती है। क्या हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम इसको जोड़ें, हम ये मान के चलें कि सरकार की ताकत से समाज की ताकत बहुत ज्यादा होती है। सरकार को जिस काम को करने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, अगर समाज एक बार साथ जुड़ जाए तो वो काम ऐसे हो जाता है पता तक नहीं चलता है। हमारे देश का तो स्वभाव है, नेचुरल कैलेमिटी आती हैं तब सरकारी दफ्तर में मान लीजिए फूड पैकेट पहुंचाने हैं तो कितनी ही मैनेजमेंट करे, बजट खर्च करे 2000, 5000, 10,000, लेकिन समाज को कह दे कि भाई देखिए फूड पैकेट लगाइए, लोग पानी आया है, परेशान है, आप देखिए फूड पैकेट को वितरित करने में हमारी ताकत कम बढ़ जाए, इतने लोग भेज देते हैं। ये समाज की शक्ति होती है। सरकार और समाज के बीच की खाई ये सिर्फ पॉलिटिशियन भर नहीं सकते, और हमने हमारा स्वभाव बदलना पड़ेगा। हम इलेक्टेड बॉडी के द्वारा ही समाज से जुड़े, ये आवश्यक नहीं है। हमारी व्यवस्था का सीधा संवाद समाज के साथ होना चाहिए। दूसरी कमी आती है, कभी एस्टैब्लिश कुछ पुर्जे होते उसी के थ्रू हम जाते, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि उनका एस्टैब्लिश हो गया है तो उनका दायरा भी फिक्स हो जाता है। हम सीधे सीधे संवाद करें, नागरिकों के साथ सीधा संवाद करें, आप देखिए इतनी ताकत बढ़ जाएगी, आपको इतनी मदद मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके हर काम को वो करके देते हैं। अगर आपको शिक्षा में काम लेना है तो आप अपने सरकारी अधिकारियों के माध्यम से जाएंगे या टीचर के साथ बैठ लेंगे एक बार, आप देखिए वो अपने आप में एक शक्ति में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मेरा कहना का तात्पर्य है कि हम अपने आप को हमारे दफ्तर से अगर बाहर निकाल सकते हैं, हम हमारी व्यवस्था को दफ्तरों से बाहर निकाल करके जोड़ सकते हैं। अब ये अनुभवी अफसरों ने जो योजनाएं बनाई थी, और आप लोगों को मैंने सुझाव दिया था, सिन्हा जी को जरा इनको देखिए, वो बराबर इसका डिस्कशन करें और क्या कमियां ढूंढ के लाएंगे। अब आपने प्रेजेंटेशन में वो सारी बातें उजागर की है, और आपका जितना अनुभव था, जिस सर्कमस्टेंसेस में आपने काम किया, आपने सुझाव भी दिए हैं। मैं चाहूँगा कि डिपार्टमेंट के लोग इसको जरा एक बार सीरियसली एक प्रॉपर फोरम में देखें कि क्या हो सकता है। हो सकता है 10 में से 2 होगा, लेकिन होगा तो सही। ये प्रक्रिया, क्या आप यही परंपरा आप जहां जाएं, एक अलग अलग लेयर की, कोई एकदम फ्रेश जो लोग हो, कुछ 5 साल के अनुभवी हो, कोई साथ है, उनको एक आध 2 समस्या अगर उस इलाके की नजर आती है, मेजर 2 समस्या, और आपको लगता है मुझे 2-2.5 साल यहाँ रहना है, ये 2 समस्या को मुझे एड्रेस करना है, उनको बिठाइए, बोलिए अरे अब देखो भाई जरा स्टडी करके बताइए मुझे, हम बातचीत पहुँचा क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या सुधार करें, कैसे करें, तुम मुझे सुझाव दो। आप देखिए वो आपकी टीम के ऐसे हिस्से बन जाएंगे जो आपने शायद खुद जाकर के 6 महीने स्टडी में लगेगा, वो आपको 1 सप्ताह भर के अंदर दे देंगे। हम हमारी टीम का अलग अलग लेयर कैसे तैयार करें, एक्सपांसन कैसे करें, ये अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लचीलापन हम लाते हैं, आप देखिए आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपकी जिम्मे है, मैं आज उन बातों की करना नहीं चाहता हूं कि भारत सरकार की ये योजना है उसको ये लागू करो, टिकना लागू करो, फलाना लागू करो। सरकारी अफसर का स्वभाव होता है ऊपर से कागज आए तो उसके लिए वो बाइबल हो जाता है।
लेकिन कभी कभार उसमें ताकत भरने की जिम्मेवारी व्यक्ति व्यक्ति पर होती है और हम उस बात को करें तो आप अच्छा परिणाम दे सकते हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि भाई 2-4 लोग बीमार मिल जाते हैं तो पता चलता है तो बोले क्या नहीं, बोले वायरल चल रहा है, वायरल है इसके कारण बीमार है। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि वायरल होने के बाद भी बहुत लोग हैं जो बीमार नहीं है। बीमार इसलिए नहीं कि इनकी उनकी इम्यूनिटी है, उनके अपनी इनहेरेंट ताकत है जिसके कारण वायरल उनको इफेक्ट नहीं करता है। क्या हम जहां जाए वहां वायरल जो भी हो, आलस का हो सकता है वायरल, उदासीन का हो सकता है वायरल, करप्शन का हो सकता है वायरल, होंगे। लेकिन अगर मैं एक ऐसी ताकत लेकर के जाता हूं, अपने आप वायरल होने के बाद भी एक दवाई की गोली वायरल के होने के बाद भी टिका सकती है, तो जीता जागता इंसान उस वायरल वाली अवस्था में जाकर के भी स्थिति को बदल सकता है। अगर एक टिकिया इतना परिवर्तन ला सकती है तो मैं तो इंसान हूं, मैं क्यों नहीं ला सकता हूं? रोने बैठने से होता नहीं है, लेकिन तनाव और संघर्ष के साथ स्थितियां बदली नहीं जा सकती है। आप लोगों को कितना जोड़ते हैं उतनी आपकी ताकत ज्यादा बढ़ती है। आप कितने शक्तिशाली अनुभव कराते हैं उससे उतना परिणाम नहीं मिलता है कि जितना कि लोगों को जोड़ने से मिलता है। और इसलिए अगर आप जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जो जिम्मेवारियां निभाने जा रहे हैं, राष्ट्र के जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जो हमें कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आज वैश्विक परिवेश में मैं अनुभव करता हूं कि इस कालखंड को, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोने का भारत को कोई अधिकार नहीं है। न 125 करोड़ देशवासियों को ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी खोने का अधिकार है, न व्यवस्था में जुड़े हुए हम सबको इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोने का अवसर है। ऐसे अवसर वैश्विक परिवेश में बहुत कम आते हैं जो मैं आज अनुभव कर रहा हूं, जो आया है। ये हाथ से निकल न जाए, ये मौके का उपयोग भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कैसे हम करें, इस स्थितियों का हम फायदा कैसे उठाएं। और इसलिए हम जो जहां है वहां जितनी भी उसकी जिम्मेवारी है, जितनी उसकी ताकत है, हम उसका अगर पूरा भरपूर उपयोग करेंगे और तय करेंगे नहीं मुझे आगे ले जाना है, आप देखिए देश चल पड़ेगा। तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के हार्दिक आभारी हैं कि उन्होंने आज हमें उद्बोधित किया। आज का दिन हम सब के लिए अविस्मरणीय रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं सोनिया मीना, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2013 बैच की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हम सब समर्पित भाव से नागरिक प्रथम के मंत्र को सर्वोपरि रखते हुए सुशासन का माध्यम बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं यहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy. इसी भाव से हम संकल्प करते हैं कि हम अपनी सेवा, कर्तव्य निष्ठा एवं आचरण से इस महान देश की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ाएंगे। हम हमेशा याद रखेंगे कि हम सिविल सर्वेंट हैं और हमें सिविल भी रहना है और हमें सर्वेंट भी रहना है। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग श्री संजय कोठारी जी से अनुरोध करती हूं कि वे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय कार्मिक राज्य मंत्री जी, डायस पर बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, मेरे सभी साथी अधिकारीगण एवं युवा सहायक सचिव,
जैसा कि आपको बताया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी से आईएएस अधिकारी सीधे भारत सरकार में पोस्टिंग पाए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से इंटरेक्शन का भी किया है। यह प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही शुरू हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आईएएस के आधे से अधिक अधिकारी बिना भारत सरकार में आए सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बात 2013 बैच पर लागू नहीं होती, क्योंकि पूरा 170 अधिकारी भारत सरकार में 3 महीने की पोस्टिंग कर चुका है। इसमें जो इसके फ़ायदे हुए हैं उसमें है कि आप भारत सरकार में जो भी काम देख रहे हैं एक नेशनल पर्सपेक्टिव पर, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पर देख रहे हैं। जब फील्ड में जाएंगे तो आपका परिप्रेक्ष्य दूसरा हो जाएगा। एक जो कुएं का मेढक होता है उस तरीके से बढ़ के आप इंटरनेशनली चीज़ों को देखेंगे। आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई है कि आप किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर साहब से इंटरेक्ट किया है और इस सब को लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आपको यहाँ लाया है और एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच दी है। और सबसे बड़ी बात है कि परिवर्तन कैसे करना है, उसके कुछ सूत्र दिए हैं जो आप पूरे फील्ड एक्सपीरियंस में ध्यान रखें। आज से 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने 24 से 25 साल के सीनियरिटी के अधिकारियों को संबोधित किया था और ये कहा था कि अपने अंदर के विद्यार्थी को मरने मत दो, नया नया सोचो, नई नई चीज़ करो। आप सभी लोग कॉलेज से निकले हैं, अभी बहुत युवा हैं, नई नई चीज़ सोचिए, नए आयाम कीजिए और किसी तरीके से इस देश में परिवर्तन लाएं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो गरीब से गरीब आदमी हैं, छोटे से छोटे विलेज में रहता है, उसके चेहरे पर खुशी ला सकें। हम सब इसी प्रयास में कोशिश करें कि सफल हों। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि पहले 10 साल आपके जीवन के मुख्य साल हैं। पहले 10 साल में अभी आप एसडीएम लगेंगे, फिर आप एडीसी लगेंगे या डेवलपमेंट ऑफिसर लगेंगे, म्युनिसिपल कमिश्नर लगेंगे, कलेक्टर लगेंगे। ये सारे साल आप बार बार लोगों से मिलेंगे, आम आदमी से मिलेंगे, उनसे किसी तरीके से जुड़ाव रखिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाइए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने। ये कहना कि इस चीज़ सरकार करेगी, सरकार कोई चीज़ नहीं, हम सब मिलके सरकार हैं। तो आप सब पर हम सब की आशाएं निर्भर हैं। आप सब में जैसा कि बताया था कि बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं। सारे टैलेंट का यूज़ कीजिए। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्वच्छ भारत है, स्किल इंडिया है, जिसमें आप इनका प्रयोग कीजिए। हर चीज़, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हर चीज़ जो आपने सीखी है सब काम में आएगी। एक बात और जो प्रधानमंत्री जी ने कही कि इस प्रयोग को और कैसे सक्सेसफुल करें, हम आपसे फीडबैक लेंगे, बात करेंगे और उनके सामने हम प्रस्तुत भी करेंगे। आज से 3 महीने पहले जब आप सब लोग यहाँ आने वाले थे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आप सब लोगों के लिए घर की व्यवस्था करना, आपको कैसे ट्रेन करना। ट्रेनिंग हमारा फोर्टे रही है, हमने खुद ट्रेनिंग आपकी तरह एकेडमी में ली थी। हम सब ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया, एक पूरा परिवर्तन किया। आज आप सब लोगों ने प्रेजेंटेशन किए, कुछ प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी ने देखे, कुछ लोग के प्रेजेंटेशन यहाँ आए हैं, पर जितने भी प्रेजेंटेशन हैं सारों की सबसे बड़ी सफलता यह है कि आम आदमी को आपके रोल से कैसे सक्सेस मिलेगी। अभी शुरू में विवेकानंद जी का वर्णन हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि मुझे कुछ ऐसे पुरुष और महिलाएं दो जो निस्वार्थी और निष्कलंक हो और मैं जगत का निर्माण करूंगा। आज प्रधानमंत्री जी आपके सामने 170 ऑफिसर हैं जो इसी कैटेगरी में हैं और वो इसी भारत को परिवर्तन करने में तत्पर हों। 169 सहायक सचिव को एक नई कार्यप्रणाली में लाना, उनको पोस्टिंग देना, रहने की व्यवस्था करना और उनको काम में इन्वॉल्व करने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें हमें राज्य मंत्री जी का, प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय का, कैबिनेट सचिव, उनके अधिकारियों का समय समय गाइडेंस मिली है, मैं उनका आभारी हूँ। इस पूरे प्रयास में सभी मिनिस्ट्रीज़ के सचिव, मेंटर सचिव, विशेष सचिव,
अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, सभी साथी अधिकारियों से भी हमें पूरा सहयोग मिला है। सभी अधिकारियों ने इनसे पूरा सहयोग दिया है, हम उनके भी बहुत आभारी हैं। इनको बहुत छोटे से समय में घरों की व्यवस्था करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट ने पूरा सहयोग दिया, हम उनके भी बहुत आभारी हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल थी वो एक एकेडमी के फॉर्म में वर्क कर रही थी। एक कोर्स डायरेक्टर भी हमने बनाया जो छुट्टी देता था, नहीं भी देता था। मैं उन सब का भी आभारी हूँ कि सबको साथ लेके आपके साथ काम किया है, कुछ को रुष्ट किया है, कुछ को खुश किया है, अंत में सबको खुश करेंगे। एंड इन सब के लिए DRDO का, मीडिया के भी हम बहुत आभारी हैं। अंत में मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी का इस उत्साह देख के हम लोग सब बहुत प्रेरित हैं और ये आशा करते हैं कि उत्साह आपका पूरे जीवन में चलता रहेगा, उत्साह में कभी कमी नहीं आएगी। वो जो विद्यार्थी है, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, वो जागरूक रहेगा, हर वक्त आप नई चीज़ करेंगे और इसी भाव से कि आपका एक अच्छा उज्जवल भविष्य हो और एक उज्जवल भारत के निर्माण में आप सब तत्पर हों। धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस अनोखी पहल से IAS के युवा अफसरों को उनसे मिलने का और उनके सामने अपनी बात रखने का एक अनोखा अवसर मिला। इसके साथ ही दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से नमस्कार।